बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। आज हमारे आर्टिकल का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टॉर्क का आर्टिकल आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था और अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने एक और टर्म भी डिस्कस की थी जिसको कपल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कपल इस आर्टिकल की बेस है, तो इसलिए हम पहले कपल को रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब भी कार के स्टीयरिंग को मोड़ना होता है तो हम दोनों हाथों से इक्वल मैग्नीट्यूड की और ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं एंड अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस स्टीयरिंग एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है। अब एक्चुअली ये दोनों फोर्सेस दो टॉर्क्स जनरेट करती हैं। टॉ1 जो कि फोर्स F1 की वजह से होता है और इसका मूवमेंट आर्म R1 के इक्वल है, और टॉ2 जो कि फोर्स F2 की वजह से होता है और इसका मूवमेंट आर्म R2 है। अगर हम इन दोनों टॉर्क्स को सम कर दें तो रिजल्टिंग न्यू क्वांटिटी को कपल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कपल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दो ऐसी फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हों और डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, एक्टिंग ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट जो कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की गई हों एट डिफरेंट पॉइंट्स, और उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ये दो फोर्सेस एक कपल बनाती हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि टॉ कपल बेसिकली इक्वल होता है सिंगल फोर्स के। सिंगल फोर्स से मुराद यहां पे ये है कि चूंकि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होती है तो आप दोनों में से कोई भी फोर्स यहां पे यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया जाता है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, कि दोनों फोर्सेस जिस लाइन पे एक्ट कर रही होती हैं उनके दरमियान में एग्जिस्ट करने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब आप सिंगल फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास कपल कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को आपने वर्ड्स में जहन में रखना है और अब हम इसके केसेस की तरफ चलते हैं। तो केस नंबर 1 में सपोज करें कि हमारे पास एक रॉड है ए बी जिसकी लेंथ स्मॉल ए के इक्वल है और ये एक फिक्स पॉइंट ओ के गिर्द रोटेट करती है। हम इसके ऊपर कपल अप्लाई करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कपल अप्लाई करने के लिए हम इसके ऊपर दो इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस अप्लाई करते हैं और अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला के मुताबिक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टॉ कपल किसके इक्वल आ जाएगा? सिंगल फोर्स, जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो F के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन हमने ड्रॉ कर ली है और इनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इन दिस केस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी, जिसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक्चुअली इस केस में कपल को हम फोर्स को लेंथ ऑफ द रॉड के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम एक और केस स्टडी करते हैं जिसमें रॉड ए बी को इनिशियली हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल अल्फा पे प्लेस किया हुआ है। हम इसके ऊपर कपल अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरीके से दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, हम रॉड ए बी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स, कपल के लिए मुझे जरूरत है एक फोर्स की मैग्नीट्यूड की और इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान एग्जिस्ट करने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, जो कि यहां पे आपको AX लाइन से नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप जरा गौर करें तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ABX, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे इसकी वैल्यू A cos ऑफ अल्फा बनेगी। तो स्टूडेंट्स, इस केस में अगर आपने कपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको A cos ऑफ अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, कपल की ये दोनों केसेस आपने अपने जहन में रखने हैं और आइए अब हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जिसकी लेंथ कैपिटल L और विड्थ स्मॉल a के इक्वल है और ये एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है। हम इस सारे सेटअप को प्लेस करते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट साइड पे है। स्टूडेंट्स, हमने कॉइल पे एक्ट करने वाली फोर्स को कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लेकिन हमने एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, जो कि हम यहां लिख लेते हैं। फोर्स
ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, जहां पे I is the amount of current that is flowing through the wire, L is the length of the wire, B is the external magnetic field जिसमें आपने सिस्टम को प्लेस किया हुआ है, एंड थीटा इज द एंगल। ये यहां पे मेंशन करना जरूरी है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात भी पता है कि लेंथ की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम लेंथ की वो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। अब हम इसी बात को अप्लाई करेंगे अपने आर्टिकल के ऊपर, जहां पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम 4 लेंथ्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज AB, B to C, C to D एंड D to A। और इन चारों लेंथ्स के ऊपर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और हर एक लेंथ पे एक्ट करने वाली फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम AB लेंथ के ऊपर फोर्स के फार्मूला को अप्लाई करते हैं। फोर्स ऑन साइड AB। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इस AB साइड में फ्लो करने वाला करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। और 180 डिग्री के ऊपर जब आप साइन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है, विच मींस दैट कि इस साइड पे किसी किस्म की मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसको हम लिख लेते हैं कि फोर्स ऑन द साइड AB दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, और जब 180 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो FAB दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 180, और साइन 180 पे 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि AB के अलोंग एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम इसके पैरेलल साइड CD पे एक्ट करने वाली फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन साइड CD। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो CD साइड में फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जिसका मतलब यह है कि एंगल थीटा की वैल्यू यहां पे 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम 0 के ऊपर साइन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, विच मींस दैट कि CD साइड पे भी किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो यहां पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि फोर्स ऑन द साइड CD दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, सो FCD दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि FCD भी 0 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग साइड्स के ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, which is force on side BC। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप गौर करें तो BC साइड से फ्लो करने वाला करंट वर्टिकली अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है। हमें यह पता है कि जब आप 90 डिग्री के ऊपर साइन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 आंसर देता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू निकलेगी FBC विच इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो FBC दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90, और साइन 90 पे 1 के इक्वल आ जाता है। तो BC साइड पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू ILB के इक्वल आ जाएगी।
अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने DA साइड पे एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन साइड DA। अब स्टूडेंट्स चूंकि DA साइड में से करंट वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है जिसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो सेम सिचुएशन बनेगी कि एंगल की वैल्यू इस केस में 90 डिग्री रहेगी। सो हम लिखते हैं FDA दैट इज ILB साइन ऑफ थीटा, और इस केस में थीटा 90 डिग्री है, और कॉरेस्पॉन्डिंग FDA की वैल्यू बन जाएगी ILB sin 90 which is equal to ILB. So FDA that is ILB. अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो BC साइड पे और DA साइड पे लगने वाली फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो हम इसको लिखते हैं सिंस FDA is equal to FBC which is equal to ILB, और इसको स्टूडेंट्स हम एक जनरल नेम दे देते हैं that is F, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर ली है, अब हम इसकी डायरेक्शन को स्टडी करते हैं कि ये दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम DA साइड पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल, जिसके मुताबिक राइट हैंड की फिंगर्स को हम लेके जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इन दिस केस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स हमें यह पता है कि इस साइड पे लगने वाली फोर्स परपेंडिकुलर होगी पाम के, विच इन दिस केस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहां पे हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हम BC साइड पे सेम राइट हैंड रूल अप्लाई करके एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए वंस अगेन राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहां लेफ्ट से राइट साइड पे है, और थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि BC साइड से वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इस पे एक्ट करने वाली फोर्स इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बन जाएगी। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ये एक्चुअली डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिंस ये एक ही कॉइल के ऊपर एक्ट कर रही हैं लेकिन इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक कपल बनाती हैं, एंड अंडर द एक्शन ऑफ दैट कपल ये कॉइल अपने फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब स्टूडेंट्स हमने इस कॉइल के ऊपर एक्ट करने वाले इस कपल की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस सिचुएशन का टॉप व्यू लेते हैं जिसमें आपको कॉइल एक रॉड की फॉर्म में नजर आ रहा है और इसका सिर्फ आपको C और D एंड नजर आ रहा है, हमें यह पता है कि DA साइड पे करंट डाउनवर्ड था जो कि आपको यहां क्रॉस से नजर आ रहा है, और BC साइड पे करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड थी जो कि यहां पे आपको डॉट की फॉर्म में नजर आ रही है, और दोनों एक्ट करने वाली फोर्सेस की डायरेक्शन भी आपको यहां पे रिप्रेजेंट की गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो कपल का फर्स्ट केस है जो हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमने टॉ कपल की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया था बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंगल फोर्स विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, जो कि यहां पे कॉइल की विड्थ बन रही है जिसको A से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। Since tau couple in this case is equal to single force multiply by perpendicular distance between line of action of फोर्सेस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी में आपने वैल्यूज पुट करके टॉर्क या कपल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे केस के मुताबिक फोर्स की वैल्यू ILB के इक्वल है, लेकिन यहां पे चूंकि हमने दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है विच इज बेसिकली द विड्थ ऑफ द कॉइल जिसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया हुआ है,
तो ये मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, टॉ कपल दैट इज इक्वल टू ILB मल्टीप्लाई बाय दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू A। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हम इसको लिख सकते हैं IL इंटू A मल्टीप्लाई बाय B। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में आपको फैक्टर नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द कॉइल, जिसको हम एरिया की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा टॉ कपल दैट इज इक्वल टू I इंटू A इंटू B। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल हैविंग एरिया इक्वल टू A, और उसमें से I करंट फ्लो कर रहा है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया हुआ है, और इसमें नंबर ऑफ लूप्स 1 के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहां पे लिख लेना है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल लूप कॉइल। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा कॉइल आ जाए जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो उसके लिए वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, फॉर कॉइल ऑफ n लूप्स टॉ कपल दैट इज इक्वल टू NIAB। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका एक स्पेशल केस स्टडी करते हैं जिसमें कॉइल को इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड से सर्टेन एंगल अल्फा पे प्लेस किया जाएगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट साइड पे है और कॉइल में से फ्लो करने वाला करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट्स करंट के फ्लो करने से इसके ऊपर एक कपल एक्ट करेगा और कपल की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन का टॉप व्यू लेते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और आप लोगों को याद होगा कि अभी लेक्चर के स्टार्ट में हमने जो सेकंड केस स्टडी किया था कपल का, वो बिल्कुल यही सिचुएशन बन रही थी। तो उसके मुताबिक हमें क्या करना पड़ा था, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में से हमने बेस की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि बेसिकली दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसकी वैल्यू A cos ऑफ अल्फा आ रही थी, और डेफिनेटली यहां पे भी हमारे पास वैल्यू A cos ऑफ अल्फा के ही इक्वल है। तो यहां पे हम लिखते हैं इफ कॉइल इज इनिशियली प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल अल्फा with मैग्नेटिक फील्ड, तो इस सिचुएशन में टॉ का फॉर्मूला सेम रहेगा, टॉ कपल दैट इज इक्वल टू सिंगल फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो जिस तरह से हमने पहले वैल्यूज निकाली थी, इसमें अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में एग्जिस्ट करने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस A cos ऑफ अल्फा के इक्वल है, वो हम यहां पे लिख देते हैं, दैट इज A cos ऑफ अल्फा। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ILB A cos ऑफ अल्फा, और इसको अरेंज करेंगे तो लेंथ और विड्थ ऑफ द कॉइल को हम कंबाइन कर लेते हैं, बाकी फैक्टर्स एज इट इज आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से L और A की जगह पे हम एरिया ऑफ द कॉइल कैपिटल A प्लेस करेंगे, तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, टॉ कपल दैट इज इक्वल टू IAB cos ऑफ अल्फा। नाउ दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल हैविंग सिंगल लूप। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक ऐसा कॉइल हो जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी फॉर कॉइल ऑफ n लूप्स टॉ कपल दैट इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ अल्फा।
तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रिलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल विच इज गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है और उस गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन से बनने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनका वर्किंग प्रिंसिपल यही मैथमेटिकल रिलेशन होगा। फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।